ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक से पहले आपको बता रहे थे कि आज मनफी जोन में दोबारा मार्केट रही। इस वक्त मार्केट एनालिस्ट रॉयल न्यूज़ मैम सबा खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा खान। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम फरमाइएगा कि आज दोबारा मनफी रुझान देखा जा रहा है, टेक्निकली इसे आप किस तरह से देखती हैं? देखिए फहद, जिस तरह मैंने आपको कल भी बताया था कि मोमेंटम इंडिकेटर्स यहाँ पे वीक हैं। आरएसआई को देखें 41 पे है, स्टॉक ऑसिलेटर 72 पे है और इनकी मूवमेंट डाउनवर्ड है। यहाँ पे क्लियर हमें सेल सिग्नल नजर आ रहा है, न्यूट्रल जोन में है लेकिन सेल सिग्नल दे रहे हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस 4 डेज टू 14 डेज, इसको मैं काफी दिनों से जज कर रही हूँ, ये मार्केट को सपोर्ट दे रही थी। कल से ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। मार्केट ने सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक कर दिया है, ये भी मार्केट के लिए एक नेगेटिव साइन है। अब मार्केट के लिए 50 डेज मूविंग एवरेज और 30 डे मूविंग एवरेज जो है वो अगले टारगेट्स हैं, ये टेस्ट लेवल्स होंगे मार्केट के। दूसरी तरफ हम देखें तो एक हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है जो लोअर बुलिंगर बैंड से हमें मिलता है 11,070 पे। मार्केट को इसको मेंटेन करना चाहिए। ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड है, कैंडल फॉर्मेशन भी यही बता रही है कि ये ट्रेंड थोड़ा कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि 11,000 से लेके 11,500 लेवल तक हमारे पास एक शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग रेंज है, तो इसमें इंडेक्स मूव करता रहेगा। आज के दिन में अगर इंडेक्स 11,310 से ऊपर क्लोज हो जाता है तो ये मार्केट के लिए बेहतर होगा, अदरवाइज जो ट्रेडिंग चैनल है उससे इंडेक्स बाहर निकल आएगा और ये एक नेगेटिव साइन है मार्केट के लिए। जी बहुत शुक्रिया सबा खान, मार्केट एनालिस्ट रॉयल न्यूज़ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी। बड़ी तफसील से हमें बता रही थी और उनका ये भी बताना था कि ये जो नेगेटिव जोन है इसमें पॉजिटिविटी आ सकती है, हुकूमती एंड पर भी कुछ ना कुछ इकदाम अगर कर लिए जाएं। साथ साथ आपको बताते चलें कि आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस जो है उसने भी कहा है कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनमें बेहतरी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से GDPA पर अच्छा खासा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। नाज़रीन आपको बता रहे थे हम कि आज मार्केट का आखिरी दिन और मार्केट का आगाज़ कदरे मुस्बत हुआ, लेकिन दोबारा से मनफी जोन में वो चले गई। मनफी जोन में जाने की वजह से जो है उसने हाई भी लगाया और उसका जो हाई था वो 11,267 पॉइंट लेवल का उसने हाई लगाया और बाद में 11,118 का लो लगाकर 60 पॉइंट्स के साथ 11,127 पर मार्केट जो है वो आज बंद हुई। और कारोबारी हजम अगर आपसे बात करें नाज़रीन तो कारोबारी हजम 1.5 करोड़ रिकॉर्ड किया गया, जो कि सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत भी है। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज के जो वॉल्यूम लीडर्स थे उनमें फातिमा फर्टिलाइजर, फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो कॉर्पोरेशन, फौजी फर्टिलाइजर, बिन कासिम, हब पावर कंपनी, ये सारे जो वॉल्यूम लीडर्स थे हमारे पास। और पेवट अगर पॉइंट की बात करें तो 11,233 का 33 का पेवट पॉइंट हमने आज रिकॉर्ड किया, जिसकी पहली रेजिस्टेंस 11,323, दूसरी रेजिस्टेंस 11,458, तीसरी रेजिस्टेंस 11,548 और उसकी अहम पहली सपोर्ट जो है 11,098, दूसरी सपोर्ट जो है 11,008, तीसरी सपोर्ट 11,873 रिकॉर्ड भी की गई। आपको बताते चले नाज़रीन कि हमारे पास आज की जो न्यूज़ अपडेट्स थी उनमें भी अहम तरीन खबर यही थी कि सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है उन्होंने आगाह किया है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतरी की निशानदही भी कर रहे हैं। साथ साथ सेंट्रल बैंक के जारी करदा जो डेटा है उसके मुताबिक 30 दिसंबर 2011 को खत्म होने वाले हफ्ते में मुल्क में गैर मुल्की जो ज़र मुबादला है उसके ज़खायर जो हैं 16.77 अरब डॉलर से बढ़कर 16.85% उनमें इजाफा भी होगा। और इंटर बैंक मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत जो है दोबारा उसमें इजाफा हो गया, 90 रुपये 70 पैसे रिकॉर्ड की गई है। और अगर ओपन मार्केट की बात करें तो 90 रुपये 80 पैसे तक वो रिकॉर्ड की जा सकी है। आपको बताते चलें कि मार्केट का जो पहला हाफ है और जो पहला सेशन है वो बिल्कुल जो है वो खत्म हो चुका। आपको नाज़रीन साथ साथ बताते चलें कि मार्केट का पहला हाफ तो खत्म हो चुका, लेकिन करेंसी और कमोडिटी के रेट्स इंटरनेशनल क्या हैं आइए आपको दिखाते हैं।
नाज़रीन, आपको बताते चलें कि करेंसी एंड कमोडिटी रेट्स आपने जाने। इस वक्त आसिम जफर साहब एक्स चेयरमैन लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और मौजूदा चेयरमैन हैं आप जफर सिक्योरिटीज़ के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, चंद माह में हम देख रहे हैं कि सियासी वजूहात की वजह से और लॉ एंड ऑर्डर की मखदूज सूरत हाल की वजह से जो है कारोबारी हजम में अच्छी खासी कमी वाक़या हुई है। अच्छा, आप ये बताइएगा या सुजेस्ट कीजिएगा कि आप स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी कौन सी तजावीज़ देंगे जिन पर अमल पैरा होकर कम से कम सरमायाकार जो है वो मार्केट में वापस लाए जा सकें? देखिए, पहले तो हम देखें ना कि स्टॉक एक्सचेंज के नीचे आने की वजह क्या थी। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कैपिटल गेन टैक्स जो लागू हुआ था ना पिछले साल जी। उसकी वजह से मार्केट में एक साइलेंस क्रिएट होगी और जो इन्वेस्टर था और जो स्पेकुलेटर था उसने ये रियलाइज किया कि ये चीज जो है ये उसके लिए बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज से निकल गया। ठीक, हमारी स्टॉक में इसका जो स्टॉक मार्केट का जो हॉलमार्क था वो ये था कि हम अपना टर्नओवर इतना ज्यादा था, कैपिटल हालांकि मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटी थी जी, लेकिन टर्नओवर इतना ज्यादा था कि इजीली इन और आउट जो था ना इन्वेस्टर और जो स्पेकुलेटर था वो इजीली इन और आउट हो जाता था जी। दिस कैपिटल गेन टैक्स जब लगा है तो वो जो स्पेकुलेटर था और जो जिसको हम जॉबर कहते हैं वो मार्केट से निकल गया। बिल्कुल ठीक। और उसकी वजह से जो मार्केट में लिक्विडिटी थी वो बहुत कम हो गई जी, और जो इन्वेस्टर था उसको जो रेट डिफरेंशियल मिलना शुरू हो गया। तो पहले अगर 5 पैसे का डिफरेंशियल था तो वो अब 10 पैसे हो गया और आप देखें इतना ज्यादा रुपए का भी 2-2 रुपए का भी डिफरेंशियल आ गया जी। बिल्कुल, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट बिल्कुल मार्केट में कम हो गया जी। तो सबसे पहले तो हमें ये कैपिटल गेन टैक्स का जो इशू है इसको रिजॉल्व करना है। आई एम नॉट सेइंग कि कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं होता, मुल्कों में नहीं लगता, जरूर लगता है, गवर्नमेंट लगाती है, तो उसका कलेक्शन का एक मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो कैपिटल गेन से डर है वो ये है कि जो IPO है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो हैरेसमेंट ज्यादा करेगा और टैक्स वसूल करने की बजाय वो उससे एक्सप्लॉइट करेगा जो इन्वेस्टर है, उसके आपके पैसे कहाँ से आए, अच्छा, आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किया, आपने फलानी चीज, उस वजह से लोग ज्यादा शायद। इट इज नॉट कि वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना चाहते, वो जरूर देना चाहते, बट दे आर शाय ऑफ द फैक्ट के यहाँ पे करप्शन इतनी ज्यादा। अच्छा सर, ये भी आप देखिए कि मतलब 2-3 दिन में डॉलर की कीमत यकदम दुनिया पूरी में यूरो और डॉलर के अगर तकाबली जायजा लिया जाए तो मामला देखें कहाँ है। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले में देखें कहाँ चले गई है। इसकी इकोनॉमी की और मार्केट पे, मईशत पे जो असरात मुरतब होंगे, आप किस नजर से उन्हें देख रहे हैं? डॉलर जी, आपने पिछले 4-5 साल में देखा है कि वो हर करेंसी के अगेंस्ट वीक रहा है जी, और यूरो फ्रॉम ऑलमोस्ट 1.3 हो गया, पाउंड स्टर्लिंग कहाँ पे हो गया। तो अब जब से इन द लास्ट 2-3 लास्ट क्वार्टर अमेरिकन इकोनॉमी के जो रिव्यूज आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं एंड डॉलर अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा अपने आप को कंपेयर करते रहे हैं डॉलर के साथ, किया डॉलर का रेट 60 रुपए था तो 90 रुपए हो गया, 90 से 92 रुपए हो गया जी। तो हमने कभी भी ये नहीं देखा कि हमने पाउंड जो स्टर्लिंग था वो 100 रुपए से 150 रुपए हो गया और यूरो जो था वो 70 रुपए से 130 रुपए 20 रुपए हो गया। तो हमने अपने आप को हमेशा से उस वीक करेंसी के अगेंस्ट कंपेयर किया है। ठीक, अब वो वीक करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो रही है, ठीक, और हमारी मईशत, हमारा जो है रुपया ऑलरेडी वीक है जी। आपने इंडिया में देखा है कि इंडियन रुपी इन द लास्ट आई थिंक 2 मंथ्स कोई 18-19% अपना अगेंस्ट डॉलर अप्रिशिएट हो गया जी, विच मीन्स कि हमने अब अपने हमारे गुड्स एंड हमारी कमोडिटीज हैव टू कम्पीट विद इंटरनेशनल इंडिया स्पेशली। बिल्कुल, तो इंडिया के लिहाज से हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि हमारी एक्सपोर्ट्स उतनी ही एक्सपोर्ट्स रहे। बिल्कुल ठीक। तो इस वजह से हमारे रुपये पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। बिल्कुल सही। और ये जैसा जैसा डॉलर स्ट्रांग होता जाएगा ये मजीद प्रेशर और बढ़ता जाएगा हमारे इकोनॉमी के उस तरह देखें अगर आपके एक्सपोर्ट्स के ऊपर। प्लस हमारी डेट इतनी ज्यादा है और डेट सर्विसिंग इतनी ज्यादा है और डॉलर में हमने डेट जो लिया हुआ है उसकी वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो हमारा डेट बर्डन और बढ़ता जाएगा। तो इकोनॉमी के क्राइसिस और मजीद कॉम्प्लिकेट और मजीद मुश्किल हो गया। प्लस हमारा इम्पोर्ट ऑयल का इम्पोर्टेड बिल मतलब आज 12 बिलियन अगर डॉलर है तो हर फॉर एवरी डॉलर अगर 1-2 रुपया बढ़ जाए तो 12 बिलियन रुपीज का हमें फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल सही।
तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉल। प्लस आपने देखा डॉलर के इसके क्रूड के रेट भी $100 से ऊपर चला गया, तो वो भी एक हमें हिट लेनी है इन द नेक्स्ट कमिंग 3 to 4 वीक्स जी। तो वो भी इकोनॉमी में बड़े टफ थिंग टू, अब आगे और मुश्किल आती जाएगी। अच्छा आसिम जफर साहब, आप क्या सुजेस्ट करेंगे सरमायाकारों को कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी ऐसी सजेशंस हैं जो आप देना चाहेंगे? तो मैं हमेशा से एक ही सजेशन देता हूँ, मैं किसी स्क्रिप्ट के बारे में नहीं बात करता। मैं कहता हूँ इन्वेस्टर जो है वो अपने ब्रोकर के पास जाए, से अपना माइंडसेट बताए कि जी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, शॉर्ट टर्म करना चाहता हूँ जी। कौन सा सेक्टर अच्छा लगता है, फर्टिलाइजर है या एनर्जी है या ऑयल एंड गैस है या बैंक है, व्हाटएवर सेक्टर जो उनको पसंद आता है वो उसके साथ बैठ के अपना प्रोफाइल बना के फिर इन्वेस्टमेंट करें। और उसमें देखें कि नेगेटिव साइड्स क्या है। डिविडेंड नहीं कंपनी का आ रहा तो वो क्या वजह नहीं आ रहा है। ये ऐसे नहीं ब्लाइंड, जब आप किसी जगह जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कि जी वो ब्रोकर ने मुझे कहा कि फलाना शेयर ले लो, वो उसमें फलाने की बाइंग है। अच्छा, तो वो चीजें, उस चीज को अवॉइड करें। कंपनीज को एनालाइज करें, कंपनीज की रिपोर्ट्स को स्टडी करें, सेक्टर की स्टडी करें, ग्रोथ देखें और फिर जाके इन्वेस्टमेंट करें। बहुत शुक्रिया आसिम जफर, एक्स चेयरमैन लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और मौजूदा चेयरमैन हैं जफर सिक्योरिटीज़ के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, बड़ी तफसील से बता रहे थे। और उनका ये भी कहना था कि रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट को उन्होंने प्रमोट भी किया है। और उनका कहना था कि आप जब तक इन्वेस्ट करने के लिए रिसर्च नहीं करेंगे, ब्रोकर्स के कहने पर फ़कत इस तरह करना बेहतर नहीं होगा, बल्कि पूरी रिसर्च करके अपना जहन बता के जो दिल मानता है वो अगर रिसर्च करेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा बेहतर होगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिल्वर के मुतालिक आपको अपडेट भी करेंगे और तजिया निगारों को लाइन पर लेकर 2012 में सिल्वर का जो फ्यूचर है उस पर भी एक नज़र डालेंगे।